और लेके जानी है। जब हम 5 चीजों की क्लैरिटी करते हैं तब हमको पता लगता है कि मेरा राइट पार्टनर कौन है। हमको यदि एनबीएफसी के पास जाना है तो हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर चीज के लिए हमको राइट आदमी के पास जब पिक करेंगे तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग द फंड रेजिंग इज बेटर. So this is where we take this matchmaking. Matchmaking is nothing that matchmaking is that your priorities and his funding priorities need to be matched together. We need to understand both the parties' matching personalities to work towards creating awareness about market and new schemes among the developers through road shows, seminars and other things. जब हम लोग बैंकों के साथ बात करके, एनबीएफसी के साथ बात करके जब हम कोई नई स्कीम बनाई हो तो वो डेवलपर तक हाउ वी आर गोइंग टू रीच आउट टू देम. दिस इज वेयर प्रीति जी एंड राजन जी टोल्ड मी कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दैट वी आर टू क्रिएट द न्यू पॉलिसीज, new procedures and the new schemes for the banks for funding of the developers, facilitating developers for educating and improving the credit rating. Also credit rating at the present moment we are speaking to the regulator and other things. अभी चाहे क्लास में कोई भी रियल एस्टेट डेवलपर चाहे फर्स्ट आता है चाहे लास्ट आता है, रेटिंग इंडस्ट्री डजंट हैव एन इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल रिस्क वेटेज ऑफ ए बैंक. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं थोड़ा सा आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि बैंकर के लिए एक कैपिटल के हिसाब से बैंकर को कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है यदि कोई ए रेटेड रियल एस्टेट डेवलपर है या डी रेटेड डेवलपर है. इट इज जस्ट द परसेप्शन, बिकॉज उसको जितना कैपिटल ईयरमार्क करना है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोल रखा है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए कांस्टेंट बना रखा है. जैसे बाकी की इंडस्ट्री, हम लोग जो इंडस्ट्री स्टेटस देने की बात कर रहे हैं, व्हाई आर द रियल एस्टेट इंडस्ट्री स्पीकिंग कि हमको इंडस्ट्री स्टेटस मिलना चाहिए. जब हम इंडस्ट्री स्टेटस की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जो क्लास में फर्स्ट आता है और क्लास में सेकंड आता है, क्लास में फिफ्थ आता है, उसके हिसाब से आप मेरे को रिस्क वेटेज दीजिए, उसके बेसिस में आप मेरे को नंबर दीजिए, उसके बेसिस में आप मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करिए, उसके बेसिस में सारा चीज करिए. तो दिस इज वेयर अभी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर वो डिमार्केशन नहीं है. बैंकर अपने मन से डिमार्केशन देता है कोई चीज के लिए, वो आउट ऑफ एक्स ग्रेशिया देता है, उसके लिए कोई माने बैकएंड में उसको कुछ फायदा नहीं होगा. तो दिस इज वेयर द इंडस्ट्री स्टेटस विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. And now what are the services that this finance facilitation center क्या ऑफर करने वाला है कि हम बोल रहे हैं कि सर हम आपका प्रोजेक्ट स्टडी करेंगे, असेसमेंट करेंगे, उसके लिए जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बनाने विल हैंड होल्ड द डेवलपर इन प्रिपेयरिंग ऑल द बेसिक डॉक्यूमेंट एंड डूइंग एवरीथिंग. देन फिर आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्कशन विद द राइट फाइनेंशियल पार्टनर, उसके बिहाफ में हम जाके बात करेंगे. Then we will submit and we'll do the entire licensing and we will see at the end of the day that money reaches the bank account of the developer. So whatever is required for ensuring that money reaches the developer, we as finance facilitation center, we are going to do this job for the real estate developer. Thank you so much. All clapping for Rajan sir and Preeti ji. Actually, we are just a facilitator. I am just a facilitator in FFC also. So, Finance Facilitation Center is a facilitator. Jyoti ji, you have been kind enough to always give credit to other stakeholders, but I must say that ये जो चुनौतीपूर्ण माहौल रहा, स्पेशली 2 साल कोरोना के बहुत मुश्किल रहे सभी के लिए, ना केवल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं तो ये कहूँगी कि शारीरिक मानसिक तौर से भी, चाहे हम बिल्डर हो या ना हो, काफ़ी परेशानियों से हमें जूझना पड़ा. पर अगर सेक्टर की बात करें तो सेक्टर भी बहुत मुश्किल से गुजरा है, और इस तरह की सॉल्यूशन जो हम बात कर रहे हैं आज फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर की, ये जो आपके नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, ये बहुत हेल्प करेंगे हमारे सेक्टर को आगे बढ़ाने में. और ऑफ कोर्स जब आप कहते हैं कि नरेटको ने मदद किया, सर इट इज़ नरेटको लीडरशिप हु रियलाइज दैट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंड होल्ड and start looking for new solutions which will help this sector to cope up with such challenges what we have faced in the past. So, look, just to give you some of the things, thoda sa I will just not getting too much more technical in nature, just from a layman perspective, whatever that I can try and make you understand. पहले whatever the loan that we used to raise, पहले हम लोगों को लगता था कि हम लोग एक टर्म लोन के रूप में, टर्म लोन होता था कि हम लोग पहले पैसा लेते थे बैंक से, एक साथ में पैसा ले लेते थे और प्रोजेक्ट के एंड होने के बाद में बैंक को पैसा चुका देते थे. उसके अंदर में चाहे 4-5 साल का गैप हो जाता था. एंड अर्लियर व्हाट वाज हैपनिंग, देयर वर important thing that need to mention, although it might be good or bad that I don't know, inefficiencies was rewarded.
हाउ इनएफिशिएंसीज वाज रिवॉर्डेड, बिकॉज आज यदि मैंने प्रोजेक्ट को लेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे प्रोजेक्ट की लैंड कॉस्ट बढ़ रही थी, मेरी प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ रही थी, तो इट मींस डायरेक्टली इनडायरेक्टली माय इनएफिशिएंसीज वाज गेटिंग रिवॉर्डेड दैट वे। तो कोई ज्यादा उसके ऊपर बातचीत नहीं हो रही थी। तो माय प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल यूज्ड टू गेट इलॉन्गेटेड, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में 8 साल 10 साल 12 साल लग रहे थे, बिकॉज इनएफिशिएंसीज वाज गेटिंग रिवॉर्डेड। और बिल्डर क्या करता था, व्हाट द डेवलपर यूज्ड टू डू, वो ए इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया 3 साल के लिए, बिकॉज एज ए रियल एस्टेट खाली एक दिक्कत क्या है कि हम 3 से 4 साल से आई एम नॉट एबल टू टेक मोर मनी फॉर ए लॉन्गर टेन्योर ऑफ लोन। मैं 3 साल के लिए प्रोजेक्ट ए के लिए इंस्टीट्यूशन ए के लिए पैसा लिया, फिर 3 साल बाद मैं इंस्टीट्यूशन बी के पास गया, इसकी टोपी मैंने फिर उससे लोन लेके इसको पैसा चुकाया, फिर 3 साल के बाद में फिर मैं इंस्टीट्यूशन बी से इंस्टीट्यूशन सी के पास गया। तो दिस इज हाउ दैट माय इनएफिशिएंसीज वाज गेटिंग रिवॉर्डेड दैट वे। But now what has happened, since there is not so much of property prices appreciating in this last 3-4 years, so now the efficiencies in the project, in my delivery, this is where the man between the boys difference has to come in. This is how you will see that lot of consolidation has to come in. This is where you will see that lot of instrument for which the fundraising after the RERA has come in. So now the instrument, it has to be in the form of cash flow deficiency कि सर कस्टमर एडवांस मैंने यदि जनवरी महीने में प्रोजेक्ट किया है, वो मार्च महीने में आ सकता है, 1.5-2 महीने का मेरे को कैश फ्लो पे गैप हो सकता है। तो इट मीन्स माय प्रोजेक्ट लोन, अब वो टर्म लोन की बजाय मेरे को प्रोजेक्ट लोन को मेरे को उसको वर्किंग कैपिटल के रूप में आई हैव टू रेज मनी। And after NCLT has come in, so there has to be some additional security that need to be given apart from the primary security. पहले कस्टमर एडवांस वाज नॉट ट्रीटेड एज एनीवेयर। पहले बैंकर का फर्स्ट चार्ज होता था प्रोजेक्ट के ऊपर में, कुछ भी लोन खराब होता तो बैंकर पहले प्रोजेक्ट पे चार्ज ले लेता था। अब बैंकर्स और कस्टमर्स का पैरेलल चार्ज है। सिंस द कस्टमर मनी इज मच मोर देयर, तो जब आप रेशियो निकालते हो तो इट इज ऑलवेज वो कस्टमर का पैसा इज मच मोर देन द बैंक लोन अमाउंट। सो कस्टमर की जो कमिटी के अंदर जब बनता तो कस्टमर जैसा चाहता वैसा ही होता, तो बैंकर्स फील दैट माय मनी इज नॉट सिक्योर्ड। So that is why he's asking for an additional collateral apart from the primary security that we are offering. So as a developer we need to be mentally prepared कि हम पैसा किस चीज के लिए मांग, पैसा चाहिए, पैसे से हम करेंगे क्या, बिकॉज इन दी प्रोजेक्ट मेरे को दी कंस्ट्रक्शन में पैसा नहीं चाहिए, मुझे दी प्रोजेक्ट से पैसा निकालना है और उसको किसी और प्रोजेक्ट में लगाना है। तो दिस हैज टू बी क्लियरली स्पेल्ड आउट एंड आई नीड टू अप्रोच द इंस्टीट्यूशन हु इज कंफर्टेबल डूइंग मी फॉर दैट। मुझे लैंड खरीदने के लिए पैसा चाहिए, मेरे को प्री कंस्ट्रक्शन पैसा चाहिए, मुझे पोस्ट कंस्ट्रक्शन चाहिए कि मेरे पास कंप्लीटेड इन्वेंट्री है, मेरे को उसके लिए पैसा लगेगा। मेरे को यह कि मैंने माल बेच रखा है, उससे मेरे को 10% या 20% मैंने अपने डेटर से रिलाइज, मैंने अपने कस्टमर से पैसा लिया हुआ है, 80% पैसा मेरे को कंस्ट्रक्शन लिंक है, मेरे को 2 साल में मिलेगा, मुझे 3 साल में मिलेगा, मेरे को उसके लिए पैसा चाहिए। मैंने फिक्स्ड IRR में माल बेच रखा है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो अब अपने को इतना ज्यादा डिटेल के अंदर जाकर वी नीड टू अंडरस्टैंड दोस निटी-ग्रिटीज बिफोर इवन आई कैन गेट इनटू दोस थिंग्स। तो आफ्टर कोरोना और बिफोर कोरोना की बात नहीं कर रहे, इन दिस लास्ट 3-4 years whatever the amendment in this real estate industry has happened, it has happened for good, it has become lot more organized, it has become lot more comforting, and I tell you that in this next 2 to 3 years down the road, it is going to be one of the golden era for the real estate industry, given the corona which has come in, where the requirement of the present जितने भी, आज हम ये नहीं बोल रहे कि कोई नया कस्टमर आएगा, हम बोल रहे हैं कि जो प्रेजेंट में जितने कस्टमर जितने घर रह रहे हैं उसी के रिक्वायरमेंट 25 से 30% ऑफ दैट स्पेस हैज इंक्रीज्ड। So it is not only we are talking that any new customer will come in, for the present customers itself there is a demand pool of around 25 to 30% which has come in. So I personally foresee, Preeti ji, in this next 2 to 3 years coming, it is going to be a golden era as far as this real estate is going to come in, and with so much of thing coming in. Thank you so much, sir. Now, moving ahead, that kind of joint venture, there are a lot of joint ventures coming in. Now, it's funding condition different for a joint venture projects in the sector? Oh, joint venture. Please again, I have to lunch में काफी टाइम हो रहा, but I will try to wrap this question up because it will take me a little bit of this understanding. पहले क्या होता था, पहले how this real estate industry used to work is एक ही आदमी पहले लैंड खरीदता था, किसानों से लैंड लेता था, वो कन्वर्ट कराता था, फिर कन्वर्ट करा के फिर वो सोचता था कि मेरे को यहाँ पे 2 BHK बनाना है, वो पहले प्लान करता था, फिर उसका नक्शा अप्रूवल कराता था, फिर वो कंस्ट्रक्शन करता था, फिर वो माल बेचता था।
So if you look at this, are basically 5 or 6 different activities that single builder used to do it. और इस project life cycle में कम से कम 15 साल लग जाते थे. This was typically happening mostly in the northern part of India and the western part of India. If you look at the South India market, they were typically landowners जो पहले खाली land लेके aggregate करके approval लेके आते थे, and then there were other bigger developers who were market expert. In terms of market expert, उनको पता था कि इस market में, इस micro market में क्या product चलने वाला है. So that was a clear distinction which was happening. So now this is where in this joint venture project, because since the property appreciation is not getting much, there is a faster turnaround time which is required. So all these 4 or 5 different distinct activities of this real estate cycle industry, where there is a joint venture happening, formation which is happening, where कोई आदमी बोलता है मेरे पास लैंड है, किसी को बोलता है मुझे कंस्ट्रक्शन करनी आती है, कोई बोलता है कि मुझे ये समझ है कि मेरे ब्रांड से माल बिकेगा, किसी को लगता है कि मेरे को माइक्रो मार्केट में क्या करना है. तो दिस इज हाउ दिस व्हाई द जॉइंट वेंचर इज कमिंग, बिकॉज 4 or 5 distinct activities, those are specialized activities coming with distinct skill set there. So this is where these joint ventures are coming into it. So this is where in terms of RERA and everything, I think so market is absolutely well poised. I think FFC, we have to do a lot of work in arranging and making the bankers understand कि इस FFC जहाँ 5 stakeholders involved हैं, उसकी फंडिंग के लिए किस तरीके से कि आज इसका कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, लैंड की सिक्योरिटी कैसे जाएगी, जो लैंड दे रहा है, जो माल बना रहा है वो अलग अलग आदमी है. So this is how these different structures need to be evolved. This is where FFC has to play a very, very important role in determining the project funding for this joint venture project. Thank you so much, Jyoti ji. This was Financial Facilitation Center brought to you by Resurgent India in association with Narendra. Thank you so much.